नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी SSCPO का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम बात करेंगे 5 अक्टूबर के जो तीनों शिफ्ट है उनके एनालिसिस के बारे में। अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे वीडियो में पहले हम थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो है वो पूरा देखिएगा। हम 5 जो अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हमने लगभग है वो इन सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो ये जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है आज और आगे भी एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के 5 अक्टूबर के क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि वह बल कौन सा है जो पिंड को गति पथ के से केंद्र की ओर खींचता है, उसे बल क्या कहते हैं? उससे बंद को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और वह बल कौन सा होता है जो केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको फर्क पता होगा। जो केंद्र की ओर आता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर आता है यानी कि केंद्र से बाहर जाता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। तो पहले बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। तो अभिकेंद्रीय बल को दूसरी भाषा में समझें तो अभिकेंद्रीय बल वह बल है जो पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ से केंद्र की ओर लगता है। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। उदाहरण के लिए मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर फिजा बल लगाती है। पृथ्वी चंद्रमा पर अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जैसे ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा अपकेंद्रीय बल एक और है, वो होता है आपको केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे कि हम दूध से जो मक्खन निकालते हैं यानी छाछ से दही से मक्खन निकालते हैं, वो अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। यानी कि जैसे अभिकेंद्रीय बल है वो तो होता है अंदर की वजह से हम लोग जो मुड़ते हैं उस मोड़ पे, तो आप अचानक से मुड़ नहीं सकते। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अचानक से नहीं मुड़ सकते, आपको है वो आपको बाहर धक्का देगा आपको गाड़ी, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जैसे हम पत्थर को डोरी से घुमाते हैं तो उसके अंदर बल लगता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्र की ओर खींचने, जैसे अपन लोग हाथ से है वो डोरी पकड़ के रखते हैं तो अंदर की ओर बल लगाता है, इसलिए वो अंदर की वो एक जो कक्षा होती है उसी के अंदर घूमता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि लावणी त्योहार है वो किस राज्य में संबंधित है? तो ये त्योहार आपका है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक मिलते हैं, यानी उनका उल्लेख है मौलिक अधिकार का वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में है वो आपके 7 मौलिक अधिकार थे। इसके अलावा संविधान संशोधन 42 हुआ था 1976 का, उसमें है वो एक मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार वो आपका हटा दिया था। अब मूल संविधान में है वो आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके कुछ उनसे संबंधित अनुच्छेद भी दिए हुए हैं, तो आप इस सारणी को जरूर देखिएगा। PDF में आपको सब कुछ इंक्लूड मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A है वो आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। बात करें कंप्लीट इसके बारे में तो भारतीय संविधान के 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें है वो 11वां वो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में उसको रखा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का।
इसका उद्देश्य रखा था 4.5 और आज का उद्देश्य है वो 4.25 है वो प्राप्त कर पाए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने हमारे पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से PDF दे लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वो यूट्यूब पर लिंक दिया हो उसका वीडियो का, वो देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से है तो आपको पंचवर्षीय योजना समझाई गई है, तो आप जरूर देखिएगा। पंचवर्षीय योजना से बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना उसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, वो सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें हिमाचल में 95.17% आबादी हिंदू है, और मिजोरम में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे कम है जो कि 2.75% है। सबसे अधिक हिमाचल में, सबसे कम है वो आपका मिजोरम में है। भारत में हिंदू धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 966.3 मिलियन लोग हिंदू हैं, जो देश की आबादी का 79.8% है। इसके अलावा बात करें सबसे अधिक हिंदू देश के बारे में, तो आपके जो भारत है, इसके अलावा नेपाल है, इसके अलावा आपके बांग्लादेश, इन 3 देशों में है वो सबसे अधिक हिंदू पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल में है वो ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ड्रिबल शब्द का प्रयोग आपके बास्केटबॉल में होता है, और बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का होता है एक हाथ से गेंद को लगातार फर्श पर उछालना। यह एकमात्र कानूनी तरीका है जिससे कोई खिलाड़ी चलते या दौड़ते समय गेंद पर कब्जा बनाए रख सकता है। इसके अलावा बात करें बास्केटबॉल से जुड़े हुए अन्य कुछ शब्दों के बारे में, तो बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, फ्री थ्रो, हैंडबॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पीवट, ये आपसे कुछ बास्केटबॉल से जुड़े हुए कुछ शब्द थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। और बात करें उसके बारे में, तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर है वो बिहार की है जो कि 61.8% है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है उसका 65.3% है, बाद में राजस्थान है 66.1% है, और भारत की साक्षरता दर है वो ओवरऑल है वो 74.04% है। इसके अलावा भारत में सबसे कम साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वो आपके केरल में है जो कि 94% है। इसके बाद लक्षद्वीप है वो इसका साक्षरता दर है वो आपके 91.85 है, और मिजोरम में है वो आपका 91.33% है वो साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरा देश मेरा जीवन, यानी कि माई लाइफ माई कंट्री, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस आत्मकथा को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि पुंग चोलन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर का लोक नृत्य है वो पुंग चोलन। बात करें इसके बारे में, तो पुंग चोलन है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंग चोलन का शाब्दिक अर्थ है नगाड़ों की गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन, संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है वो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। आपको एक ब्रेक बताए थे मैंने कि रूस कर बैठ गया है कोई, तो रूस से लिया है कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के बॉल का वजन कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 156 से 168 ग्राम तक का वजन हॉकी के बॉल का वजन होता है। इसके अलावा हॉकी की गेंद की परिधि है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और हॉकी की गेंद मूल रूप से क्रिकेट की गेंद होती है, और लेकिन प्लास्टिक की गेंद भी अनुमोदित है। और हॉकी स्टिक लगभग 1 मीटर लंबी और 340 से 790 ग्राम होती है। वैसे ऑफिशियल तो 773 ग्राम लगभग इसका वजन होता है, इसके आसपास होता है। और स्टिक का चपटा छोर को ही गेंद को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने देखा होगा कि हॉकी स्टिक है वो आप ऐसी होती है, और हॉकी का जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपसे ये थे कि जे थॉमसन ने वो 1897 में की थी।
इसकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज है वो आपके किस प्रकार याद रखनी है। तो इसका एक ट्रिक है कि ईंट पर नच्छे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी। तो ये सही थी। इसके अलावा आवर्त सारणी में अष्टकाष्ठ नियम किसने दिया था? तो आपका दिया था न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में दिया गया था। इन्होंने पाया था, अपनी सारणी तैयार की थी जिसमें न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार किया था। उसके सिद्धांत के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक 8 तत्व के गुण वो पहले तत्व के समान आ जाते हैं। यानी प्रत्येक 8 तत्व के बाद है वो सभी तत्वों के गुण है वो समान व्यवस्थित हुए थे तत्वों को उनके परमाणु भार में रखने के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन, आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, उसके बाद विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ई सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से है वो आपका रिकेट्स, और विटामिन के की कमी से वो आपका रक्त अल्पता होती है। तो ये कुछ थे। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच में एक दिन में कितने ओवर होते हैं? तो टेस्ट मैच में एक दिन में होते आपके 90 ओवर होते हैं। टेस्ट मैच में 90 होते हैं, वनडे में 50 होते हैं और T20 में 20 ओवर होते हैं। कि वह खेल जो प्रत्येक पक्ष पर अकेले या 2 खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है, तो वह कौन सा खेल होगा? तो आपके ऑप्शन में या तो बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस और कैरमस, ये खेल जो है वो आपके 1 या फिर 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में है वो 6 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें आइस हॉकी के बारे में, तो आइस हॉकी है एक शीतकालीन खेल है। यह खेल बर्फ के रिंग पर खेला जाता है। और आइस हॉकी मुख्य रूप से कनाडा, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देशों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्व घाट का विस्तार है वो उत्तरी पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिणी में है वो बंगाल की घाटी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है वो इस पूर्वी घाट का जो विस्तार है। बात करें इसमें कौन कौन से प्रमुख राज्य वो इसमें इंक्लूड है, तो इसका विस्तार है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल तक इसका विस्तार है पूर्वी घाट का। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य कौन सा राज्य नहीं निकला था? तो ये आपके हो जाएंगे कि बहमनी साम्राज्य से कौन सा राज्य निकला था। तो ये आपके हो जाएंगे बहमनी साम्राज्य से अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बरार, ये 5 राज्य जो है वो आपके बहमनी साम्राज्य से निकले थे। इसके अलावा बात करें कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब कहाँ का था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना है वो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। और उन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य 1526 ईस्वी तक चला था और यह डेक्का क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिम साम्राज्य था, यानी कि जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से बहमनी साम्राज्य का विस्तार था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 4 जो अक्टूबर था उसमें कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी है वो गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो वो आपका था अहमद शाह बहमनी। यह कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान का आकार कैसा होता है? तो बास्केटबॉल के मैदान का आकार है वो आयताकार होता है। आपके क्वेश्चन में आयताकार था। इसके अलावा 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ये आयताकार मैदान होता है। तो आपके ऑप्शन में आयताकार था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 तक हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 2022 तक है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में मिलता है।
और ये मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसके अलावा 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि 1976 तक है, 1976 तक वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें है वो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था नया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में किस देश से लिया है। तो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे सोवियत संघ रूस से है, वो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत है, वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा बात करें, बहुत से बच्चे हैं वो अनुच्छेद 74 भी करके आए हैं, लेकिन इसका अनुच्छेद 75 होगा, क्योंकि अनुच्छेद 74 के अनुसार है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इतना ही उल्लेख है उसमें। और उसका शपथ और उसकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, उनका उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 75 में मिलता है प्रधानमंत्री का। लेकिन बहुत से बच्चे वो अनुच्छेद 74 करके हैं, वो कमेंट किया था लोगों ने कि अनुच्छेद 74 होगा इसका, लेकिन अनुच्छेद 75 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपकी की गई थी 6 अक्टूबर 1839 में की गई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज है, मुझे इसका तो पता है कन्फर्म कि ये तो पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक लड़के ने बताया था कि ये भी पूछा गया था। तो आप अगर पूछा गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कल तो पूछा ही गया था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में है वो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका तो मुझे पक्का पता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी है, वो एक लड़के ने बताया था कि ये पूछा गया था, लेकिन आज नहीं तो ये तो कल और उससे पहले भी है, 3 तारीख को 4 तारीख दोनों तारीख को पूछा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर है वो किस देश में स्थित है। तो लाल सागर के बारे में बात करें तो लाल सागर दुनिया के सबसे गर्म समुद्र में से एक है, मध्य पूर्व में सऊदी अरब और मिस्र के बीच स्थित है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा लाल सागर की सीमा में लगे 6 देश जो प्रमुख देश 6 लगते हैं। बात करें उन देशों के बारे में तो पूर्वी तट पर है वो सऊदी अरब और यमन लगते हैं। पश्चिमी तट पर है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये आपके देश लगते हैं। हो सकता है आपको ये समझ नहीं आए तो आप चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि आपका ये जो है वो रेड सी यानी लाल सागर है, ये इजिप्ट है, ये सूडान है, ये इथोपिया है, ये आपके 6 देश है, सऊदी अरब है, ये यमन है, ये आपके 6 देश हैं। इथोपिया नहीं लगता है। एक और क्वेश्चन है, एक लड़के ने बताया था कि एक तो लाल सागर से क्वेश्चन पूछा गया था या फिर लाल झील से पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक लड़के ने बताया कि लाल झील से पूछा गया था। तो लाल झील तो वैसे तो कोई नाम है नहीं, लेकिन इसे उपनाम लाल झील जानते हैं। मूल नाम इसका नेट्रॉन झील है। तो नेट्रॉन झील या इसे लाल झील भी कहते हैं या फिर इसे भूतिया झील भी कहते हैं। तो ये किस देश में स्थित है। तो ये आपके तंजानिया में स्थित है। इसका लाल, ये इसमें पानी जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसका पानी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय है। इसका लगभग pH मान है वो 10 के आसपास है, इसका pH है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के क्रम को पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए। तो हिमालय का क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो पंजाब हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, बाद में नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। वैसे हिमालय में उत्तर से दक्षिण है वो आपके लघु हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय आपके क्रम है। वही आपको पूर्व से पश्चिम वाला नहीं समझ आया है तो आप नदी के द्वारा भी समझ सकते हैं या फिर इसको समझ सकते हैं कि ये आपका हो गया असम हिमालय, या आपका नेपाल हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय और कश्मीर हिमालय। नदियों के बारे में बात करें तो इसे दिहांग या फिर आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, या ये दिहांग नदी और जो तिस्ता नदी है उसके बीच में है वो असम हिमालय है। और तिस्ता और काली, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, उनके बीच में है वो आपका नेपाल हिमालय है।
इसके अलावा काली नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, और जो सतलुज नदी और सिंधु नदी है इन दोनों के बीच में है उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय की 4 पार्ट हो गए। वो 4 पार्ट में 5 नदियाँ हैं, सतलुज नदी, जो सिंधु नदी, बाद में सतलुज नदी, उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। अगला क्वेश्चन था कि ममिता नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा इसका संबंध है वो आपकी त्रिपुरा से है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ वो अनुच्छेद 53 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद के बारे में बात करें तो आपके अनुच्छेद 52 में है वो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो कौन कौन भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 60 में है वो राष्ट्रपति की शपथ और पुष्टि के बारे में बताया गया है। तो आपके ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने बात की। अगला क्वेश्चन है कि सदीर अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है? तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि तारों की आकृति का मंदिर का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा होयसल साम्राज्य से संबंध था इसका। हो सकता है कुछ बच्चों ने है वो होयसल साम्राज्य के बारे में नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो। तो बात करें होयसल साम्राज्य के बारे में तो होयसल साम्राज्य वो दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया था। होयसल शासक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले थे मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन था कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में महाराष्ट्र पुणे में की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण भारत से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम से, क्योंकि दक्षिण में सबसे ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। तमिलनाडु राजधानी कौन सी है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संशोधन है? तो ये आपका हो जाएगा 3 प्रकार के संशोधन है वो आपके अनुच्छेद 368 में है। बात करें कौन कौन से 3 प्रकार की, तो पहला है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आते राज्य विधान मंडलों की संतुक्ति के उपरांत संशोधन किया जा सकता है। तो ये आपके 3 प्रकार के हैं वो संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75(1) के तहत है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ऐसे अनुच्छेद 75 के वो बहुत सारे भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में 26 जनवरी को भारत में कहाँ के राष्ट्रपति है वो आए थे? आप जानते होंगे कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। तो गणतंत्र दिवस को है वो विदेश से है वो एक विदेश के जो महान व्यक्ति होते हैं या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो मेहमान के तौर पर आते हैं। तो वो 2020 में कौन आए थे 26 जनवरी को? तो आपके आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ये हमारे 2020 में आए थे। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में या फिर आगे कि 2024 में है वो आपके 26 जनवरी को है वो आपके कौन से देश के राष्ट्रपति वो भारत आएंगे अतिथि के तौर पर? तो वो आपके आएंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो आपके वो अतिथि के तौर पर आएंगे। इसकी बात है वो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय उन्हें न्योता दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप कब से कब आया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में खत्म हुई थी। 1990 से 1992 के बीच में है वो 2 वर्ष का गैप था, तब तक वो इस पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का समापन वर्ष है वो 2017 था। वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 थी। और पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछ रहे हैं
एक शिफ्ट में है वो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजना जिन विद्यार्थियों का आगे एग्जाम है तो वो आप है वो पंचवर्षीय योजना से वो एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। आप एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमें लिंक में आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप हमने वो बहुत आसान तरीके से अपने को योजना को पढ़ाया है, तो आप वो पढ़ के जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन की। तो इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में बात करें, एंटोनियम पूछा गया था एक इनक्विजिटिव, तो जो इसका मतलब होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं इनक्वेस्टिव। तो इसका एंटोनियम बताना था। तो इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, इनइंटरेस्टेड, जो इसका कोई जो इंटरेस्ट नहीं रखता कुछ जानने में, तो वो आपका होता है जो जानने की इच्छा ना रखता हो, तो आपका एंटोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइटम ऑफ थरो, थिक एंड थिन, यानी कि किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना, तो ये आपका हो जाएगा इसका मतलब। और इसका अर्थ हो जाएगा टू सपोर्ट समवन थरो गुड एंड बैड टाइम, यानी सुख और दुख में साथ देने वाला कोई, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आइटम ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जड़, इसका हो जाएगा। तो कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़, इसका अर्थ हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन है इल्तुतमिश का मकबरा कब बना था। तो इल्तुतमिश का मकबरा है वो आपके 1235 ईस्वी में बनाया गया था, और यह मकबरा है वो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, और इल्तुतमिश ने खुद इस मकबरे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि मौलिक अधिकार है वो जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार कितने थे, तो आपके 7 थे, और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। जो कि मौलिक अधिकार है वो 44 संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें हटा दिया गया था मौलिक अधिकार को। इसके अलावा बात करते हैं जो विदेशी स्रोत है, जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन, अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया है, रूस से क्या लिया है। तो आपसे ये प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैंने इसको है PDF में इंक्लूड कर दिया है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब है वो आप PDF मिल जाएगी, और PDF में आप प्रोवाइड करवा दिए, आप पढ़ लीजिएगा। अभी पढ़ाऊँगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो PDF ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो फर्स्ट शिफ्ट उसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है। तो डार्क रूम पुस्तक के लेखक आपके R.K. नारायण हैं, इस पुस्तक के लेखक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख मिलता है। तो आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मिलता है, और संविधान की यह भाग 4 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस शैली में है। तो शैली की बात करें, शैली कितने प्रकार की है। तो भरतनाट्यम की है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की शैलियाँ हैं। तो कौन कौन सी उनके बारे में बात करें, तो पांडनल्लूर शैली, वजावूर शैली, और मेलाथूर शैली, और कलाक्षेत्र शैली, ये 4 शैलियाँ भरतनाट्यम की हैं। तो भरतनाट्यम से बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, तो आप इसको याद करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, उनके बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो उनके बारे में बात करें तो पद्मा सुब्रमण्यम, ये कल पूछ लिया गया है। अलारमेल वल्ली, ये भी कल पूछ लिया गया है। इसके अलावा यामिनी कृष्ण मूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, इसको भी कल पूछ लिया गया है। मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मान सिंह, ये भी कल पूछ लिया गया है। वैजंतीमाला स्वप्र सुंदरी, रोहिल्टन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये कुछ महान कलाकार है जो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आपसे ये इनसे पूछ सकते हैं।
कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन सा कलाकार है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो PDF ज़रूर देख लीजिएगा, आपको PDF बहुत हेल्प करेगी आपको। अगला क्वेश्चन है 2021 में भारत ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट या फिर निर्यात किया था। यानी निर्यात मतलब होता है भारत से बाहर विदेशों में कौन सी चीज़ को सबसे अधिक बेचा था, यानी निर्यात एक्सपोर्ट किया था। तो आपका होगा चावल। बात करें कितना, तो 9.46 अरब अमेरिकी डॉलर का चावल निर्यात किया था। इसके अलावा 2 नंबर पे है वो 4.60 अरब अमेरिकी डॉलर वो चीनी निर्यात किया गया था। इसके अलावा 29.4 अरब अमेरिकी डॉलर हीरे निर्यात किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण है वो 1398 में किया गया था, और यह तुगलक वंश के लिए बहुत ही घाटे का सौदा हुआ था। वो तैमूर ने आक्रमण किया था तब। इसका उद्देश्य बताया जाता है कि हिंदू शासन काल था उन्हें ख़त्म करना था तैमूर का मूल उद्देश्य। इसके अलावा बात करें अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है, वो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो संसद में कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अगर संसद में है कोई सांसद है, अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उसे निष्कासित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का है। तो वो आपका हो जाएगा बिहार। और सबसे अशिक्षित राज्य के बारे में बात करें तो वो भी आपका बिहार है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें जनसंख्या घनत्व के बारे में तो बिहार है वो, उसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल है, उसका जनसंख्या घनत्व है वो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसका घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाद में केरल है वो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ 4 आंकड़े हैं। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व में तो राज्य हो गया वो बिहार हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो आपका हो गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। अगर आपने हमारा 2011 के जनगणना का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके है वो 2011 के जनगणना का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुसाडी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो उन्हें कनक राजू को गुसाडी नृत्य शैली के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2021 में वो 7 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना है वो आपकी रासायनिक क्रिया है या फिर अपचयोपचयक अभिक्रिया है लोहे में जंग लगना। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप राज्यपाल कौन है। तो उप राज्यपाल के बारे में बात करें जम्मू कश्मीर के तो आपके वो हो जाएंगे मनोज सिन्हा जी है, वो आपके जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। क्योंकि यह जो केंद्र शासित प्रदेश है और यह सीधा केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियल रिवर का उदाहरण क्या है। तो रेडियल रिवर आपको ऑप्शन में था नर्मदा और सोन, ये आपके ऑप्शन में थे। इसके अलावा रेडियल रिवर पैटर्न क्या होता है। तो रेडियल रिवर पैटर्न के बारे में समझे तो रेडियल जल निकासी पैटर्न तब विकसित होता है जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं। जैसे कि कोई ऐसा स्थान जहाँ कोई ऐसी पहाड़ी जहाँ से चारों तरफ है वो नदियाँ निकलती है, उसे रेडियल जल पैटर्न कहते हैं। तो रेडियल नदी के बारे में बात करें तो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, उनसे जो भी नदियाँ निकलती है तो आपके रेडियल जल पैटर्न पर आधारित नदियाँ हैं। उसके अलावा रोहतास पठार से निकलने वाली नदियाँ, उसके बाद लद्दाख, तिब्बत और नेपाल में बागमती और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो
रेडियल जल पैटर्न पर आधारित नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन था कि 4 बंदरगाह दिए गए थे और 4 उनसे राज्य दिए गए थे, तो उनका मिलान करना था। तो बंदरगाह तथा उनसे संबंधित स्थान का मिलान करना था। तो बात करें, आगे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि वर्तमान में कितने बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। तो वर्तमान में भारत में वो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? तो चेन्नई पोर्ट, कोची बंदरगाह, एनोर पोर्ट, कोलकाता, कांडला, मंगलोर, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू, पारादीप, तूतीकोरी, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर और मारनागोवात। ये कुछ जो आपके बंदरगाह हैं वो आपसे संबंधित हैं भारत से। इसके अलावा आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपके कुछ पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं और ये आपके पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता का हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरी। ये पश्चिमी घाट के जो पूर्वी घाट का बंदरगाह है। पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो कोची, मंगलोर, मारमागोवा, इसके मुंबई, न्यावासोवा, और ये कुछ बंदरगाह है जो आपको समझ सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसके अलावा आपके राज्य भी दिए गए हैं, तो आपको ये याद जरूर करना है। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण के मात्रक के बारे में बात करें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु का वेग होता है, वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण, यानी कि v/t उससे कहते हैं वे, इसे कहते हैं वो त्वरण कहते हैं उसको। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण। तो आपका v/t है वो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि नवरोज त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो नवरोज त्यौहार जो है वो आपके पारसी धर्म के लोग हैं वो मनाते हैं, और ये मनाते हैं नवरोज को नववर्ष के रूप में है वो मनाया जाता है। बात करें नवरोज को दुनिया भर में 2 बार मनाया जाता है। कौन कौन से समय? तो 21 मार्च को और 16 अगस्त को है वो नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है पारसी धर्म के लोगों के द्वारा नववर्ष के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो संख्या की बात करें तो बास्केटबॉल में जो कोर्ट में खेलते हैं उनके जो खिलाड़ी 5 होते हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल में एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और इनमें 5 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं और 7 खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहते हैं। बेंच पर बैठे खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा टीमें हैं वो एक आयताकार कोर्ट में खेलती हैं और कोर्ट का आकार है वो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ लिया गया है और क्योंकि तभी हमने इसके बारे में बात की है, आगे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ये वो ऑटोबायोग्राफी है वो मुख्य रूप से वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका बाद में है वो अलग अलग 13 भाषाओं में है वो आपका अनुवाद हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो ये आपके हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो आपके घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कंप्लीट बात करें इसके बारे में तो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान, जैसे पोलो भी कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम और सेनापति था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। और ऐबक के बाद वो आराम शाह और उसके बाद पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी इनका बनाया था। तो ये आपके कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंधित जो तथ्य थे वो हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो अपडेट जो SSCPO के जितने भी एग्ज़ाम अभी शिफ्ट हुए हैं जितने भी, तो उनका अपडेट आपको PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे SSC के, SSC CGL मान लिए और SSC MTS मान लीजिए, SSC CHSL मान लिए, जितनी भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी का PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो 100% है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है जैसे इस वीडियो में किया हुआ है, उतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। आपको 100% मिल जाएंगे। लगभग उसमें 2000 से 2500 के बीच में पर्सन आपको मिलेंगे। वो अगर आप PDF देखते हैं आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने वो PDF देखी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने PDF पढ़ी है उन बच्चों के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो हमें थैंक यू बोल रहे हैं हमें। तो वो आप भी हैं, वो अपनी नौकरी का सपना वो साकार कीजिए और वो PDF वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। वीडियो पे ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको बहुत बहुत आभार। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग। नमस्कार दोस्तों।